अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुज्तबा है। मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ बिहेवियरल साइंसेज और साइकाइट्री का गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर। मुझे आज कहा गया है कि मैं आपसे डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी के बारे में थोड़ी बात करूँ। मुझे मालूम नहीं है कि हम किस स्कोप पे कितने अरसे और कितनी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक आउटलुक देना चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट्स क्या है, मेडिकेशन क्या है और लोगों की परसेप्शन क्या है। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अंडरस्टैंड करें कि डिप्रेशन एक आम इंसान की ज़बान में और डिप्रेशन एक मेडिकल ज़बान में बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आम इंसान डिप्रेशन उसका कहता है जिस दिन उसका मूड थोड़ा डाउन होता है, वो कहता है अच्छा यार नहीं आज कोई परेशानी बन गई है तो मैं डिप्रेस्ड हो गया हूँ। हमारे लिए वो नॉर्मल स्ट्रेस या उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस या रिएक्शन इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं जिसका कोई मेडिकल से रिलेशन नहीं है। जो हमारी डिप्रेशन बीमारी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। डिप्रेशन बीमारी के अंदर इंसान के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, इंसान के दिमाग के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। दिमाग के कुछ हिस्से स्पेशली फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का एक हिस्सा है, वहाँ पे केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से इंसान के अंदर ऐसी ख़यालात या एहसासात पैदा होने शुरू हो जाते हैं जिसका हकीकत से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। वो तबीयत में हर वक्त बेज़ार और मायूस महसूस करता है, उसका काम करने को दिल नहीं करता, वो हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ के नहाए धोए तैयार हो बाहर निकले। लोगों की फ़ोन कॉल सुनने को दिल नहीं करता, बाहर निकलने को दिल नहीं करता, अपना ख्याल रखने को दिल नहीं करता। भूख या बहुत बढ़ जाती है या भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नींद या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 24 में से 18-18 घंटे वो सोए रहते हैं। उनकी लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उनका काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो जो काम वो करते हैं या वो पढ़ाई करते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ये बीमारी है। बीमारी का मतलब ये है कि उसी तरह जिस तरह किसी को दिल की बीमारी है, मैदे की बीमारी है, दिमाग भी तो जिस्म का उज़्व है ना, उसी तरह उज़्व है जिस तरह दिल, मैदा, जिगर, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसका इलाज कराते हैं। तो अगर दिमाग के अंदर, दिमाग भी तो एक उज़्व है, उसमें भी ख़राबी आ सकती है। अगर उसमें ख़राबी आती है तो उसका भी तो इलाज होना चाहिए ना। और क्योंकि दिमाग का काम है सोचना, तो जब भी दिमाग के अंदर कोई कीमियाई तब्दीलियाँ आएंगी तो इंसान की सोच ख़राब हो जाएगी, दिमाग के कनेक्शंस टूट जाएंगे। तो साइकाइट्री या जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, साइकाइट्री बेसिकली बुनियादी तौर पर उन तमाम अमराज़ के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है जिनमें इंसान की सोच और इंसान के सोचने का तरीका, इंसान की बिहेव करने का तरीका, लोगों के साथ रवैये, उनमें जो तब्दीलियाँ आती हैं हम उसके हिसाब से इलाज करते हैं। तो ये बीमारी बहुत कॉमन है। सबसे पहले तो डिप्रेशन आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम ये कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अगर 100 इंसान हैं तो उसमें से 24 या 25 इंसानों को ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पे ये अटैक ज़रूर होता है। अब अटैक की ड्यूरेशन क्या है? कुछ लोगों को आम तौर पे ये अटैक 3 से 4 माह सबसे थोड़ी मुद्दत में रहता है और ज़्यादा ये 10 साल 15 साल भी चल सकता है। हम एक एवरेज औसतन कहते हैं कि 6 से 8 माह जब भी ये अटैक होता है तो 6 से 8 माह का होता है। आम तौर पे अगर इंसान को एक दफ़ा ज़िंदगी में हो जाए तो इस बात के कवी इम्कान है कि अगले 10 से 25 सालों के अंदर उसको 6 से 7 दफ़ा दोबारा अटैक होगा। इसका इंसान के हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका इंसान के खुदा के साथ कनेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका इंसान का इस्लाम की दूरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इस्लाम को नहीं भी मानता, मुझे तब भी हो सकता है, मैं इस्लाम को मानता हूँ तब भी हो सकता है।
एक इंसान जो कि क्रिश्चियन है और इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसको भी बिल्कुल यही अलामात पैदा होंगी जो कि एक इंसान कसूर के एक छोटे से गांव में बैठा हुआ। बीमारी की शक्ल हर जगह पे एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आपके हालात, आपके सोच, आपके इस्लाम से दूरी, आपके गलत हरकतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका आउटकम क्या होता है, जिसके बारे में फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इससे होगा क्या, मतलब अगर हम इलाज नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। इलाज ना करवाने पे भी आपके नुकसानात कुछ मुख्तलिफ तरह के हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि जब इंसान काम नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता, तो ज़ाहिर है उसकी आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की सूरत में वक्त गुजार रहा होता है। जो इंसान इस बीमारी का शिकार होते हैं वो अपने एहसासात तो अगले को बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो अलामात किसी और को दिखाई नहीं देती, तो लोगों के लिए इस बीमारी को, जिनको कभी नहीं हुई होती, उनको इस बीमारी के बारे में समझना मुश्किल है। आमतौर पे जवाब ये होता है कि तुम हट्टे कट्टे हो, तुम तो बिल्कुल जवान हो, क्योंकि आमतौर पे ये बीमारी जवानी में ही स्टार्ट होती है। 16 साल से लेके 30 साल की उम्र तक ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो जवाब ये होता है कि अपने अल्लाह मियाँ से ताल्लुक़ जोड़ो, हिम्मत करो, अपने आप को खुश रखो। तो मेरा बहुत सारे लोगों से फिर ये जवाब होता है कि अगर किसी की टांग टूट गई है तो आप उसे ये कहेंगे कि हिम्मत करके अपनी टांग जोड़ लो? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह अगर दिमाग में केमिकल तब्दीलियाँ आ गई हैं जिसका इंसान के बस में नहीं है वो, और वो दिमाग के अंदर चेंजेस आ गई हैं, तो आप उसको कैसे किसी को कह सकते हैं कि ठीक हो, तो वो ठीक हो जाएगा। किसी को दिल की बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आप उसे कहें अपनी हिम्मत से अपने आप को ठीक करो, वो ठीक हो जाएगा? कभी भी नहीं ठीक होगा। वो दवाई लेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो अपना इलाज करवाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह आपके दिमागी मसाइल हैं, क्योंकि वो नज़र नहीं आते, क्योंकि वो अगले को किसी की टूटी हुई टांग या वो दिल का ईसीजी पे नज़र नहीं आता, तो लोग ये कहते हैं कि ये बीमारी खुद साख्ता है, बनाई हुई है, और इसको खुद से हिम्मत से अल्लाह के करीब होके ठीक किया जा सकता है। इसका जवाब ये होता है कि जब डिप्रेशन आता है तो उसमें दिमाग की शक्ल तो चेंज नहीं होती, दिमाग की कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इतना फ़र्क आता है कि आप कि दिमाग की फंक्शनिंग, अगर वो कुछ ख़ास हिस्सों की फंक्शनिंग अगर वो 100 पे है तो वो 9 और 10 पे चली जाती है, 90% कमी आ जाती है। तो इंसान जाग रहा होता है, सांस ले रहा होता है, खा पी रहा होता है, लेकिन वो ना उस अंदाज से सोच सकता है, ना उस अंदाज से काम कर सकता है। अल्लाह ना करे किसी को अटैक हो, हम तो ये कहते हैं कि किसी को ये बीमारी का अटैक ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ना ही वो हिम्मत से उसको ठीक कर सकता है। और अब फिर बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि इसका कोई टेस्ट होना चाहिए। इसके टेस्ट हैं, ये नहीं है कि इसके टेस्ट नहीं है, इसके टेस्ट हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल MRI, स्पेक्ट स्कैन, पेट स्कैन। लेकिन वो पाकिस्तान में स्पेक्ट सिर्फ एक अस्पताल इस वक्त दो अस्पताल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक शौकत खानम और दूसरा आगा खान। इसके अलावा कोई भी नहीं कर रहा, और उससे सिर्फ आपको पता लगता है कि दिमाग के कौन से हिस्से में फंक्शनिंग ख़राब है। वो टेस्ट बहुत महंगे हैं और उनसे हमें कोई बहुत एक्स्ट्रा पता नहीं चल जाता, हमें यही पता चलता है कि इस बंदे को डिप्रेशन है और या है या नहीं है, बस दैट्स ऑल वी नो। तो वो हमें पहले ही पता होता है। जब वो मरीज़ हमारे पास आता है और हमसे सवाल करता है तो हम इस बात को जान लेते हैं कि इसको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या कुछ और मर्ज़ है या कोई मर्ज़ नहीं है। ऐसे भी मरीज़ हमारे पास आते हैं जिसको हम वो समझ रहे होते हैं कि हमें को मर्ज़, और हम उन्हें कहते हैं आपको मर्ज़ नहीं है, आपको सिर्फ हालात का दबाव है, स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, आप उसके लिए काउंसलिंग करवाएं, उसके लिए आपको दवाई या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अद्वियात के बारे में। अद्वियात के बारे में भी बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन तो अद्वियात के बारे में ये है कि ये डॉक्टर सुला देते हैं,
ठीक है, सबसे सबसे बड़ी ये एक दफ़ा दवाई खाएं तो सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है। ये तो नशे की दवाइयाँ हैं, ये इंसान को ज़िंदा लाश बना देती हैं, ये इंसान का सेक्स तबाह कर देती हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा हमारे नफ्सियात की नफ़रत की वजह से पैदा की गई हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस बात को समझना है, और ये बहुत ज़रूरी समझना है, कि हमारी बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जिसमें कोई नींद नहीं है, जिससे कोई वज़न नहीं बढ़ता, जिससे बंदा बिल्कुल सोया नहीं रहता, जिससे नशे का वो आदी नहीं होता। हाँ, दवाई का कोर्स होता है, और वो हर बंदे की बीमारी के हिसाब से उसका कोर्स होता है, और वो हम उसको ओवर द पीरियड ऑफ कुछ महीने देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है, तो फिर हम आपको बता सकते हैं कि उसे कितना अर्सा और दवाई खिलानी है। हम दवाई छुड़वाते भी हैं उन मरीज़ों की जो हमारे साथ रेगुलर फॉलोअप करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि ये दवाई एक दफ़ा खाई जाती है तो लग जाती है। बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल जायज़ सवाल है। इसके दो जवाब हैं। नंबर एक, अगर एक बंदा 25 साल से बीमार है और उसकी बीमारी हल ही नहीं हुई है, तो उसके दिमाग में इतने ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है बाय द टाइम द रीच अस कि हम उसको बहुत ज़्यादा दवाई के बगैर नहीं रख सकते। कुछ ऐसे लोग हैं, कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन 12 ऐसे लोग होते हैं जिनको हम वाकई करते हैं। जो लोग दूसरा कैटेगरी जो कि बहुत कॉमन है, जिसके बारे में हर कोई हमसे बात करता है कि भाई दवाई तो सारी ज़िंदगी का भाड़ा बन गया, वो भाड़ा नहीं बनता। एक्चुअली होता ही है कि आप मरीज़ जब बेहतर होता है तो हमारे अंदर ये बहुत आदत है कि हम जब ठीक होते हैं तो हम डॉक्टर को दिखाते नहीं, और फिर हम कहते हैं हम ठीक है, हम दवाई छोड़ देते हैं, और लोग दवाई छोड़ देते हैं, और वो अटैक उनका ख़त्म हो जाता है, वो दवाई को ख़त्म कर देती है अटैक को। सो फिर जब दोबारा अटैक होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा जब बंदा इलाज करवाए तो उसको इस तरह से इलाज करवाना चाहिए कि 80 से 90% चांस ये हो कि सारी ज़िंदगी दोबारा अटैक ना हो। गारंटी तो किसी डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन इतना होता है, हमारी साइंस इतनी तरक्की कर गई कि हम ये बता सकते हैं कि आपको 80 से 90% लोगों को इतना अर्सा दवाई खाने के बाद, आप कोई भी मरीज़ हो, हम उसको बता सकते हैं कि अगर आप इतना अर्सा दवाई खाएंगे तो आपके इस बात के 80% इम्कान है कि आपको दोबारा सारी ज़िंदगी अटैक नहीं होगा। तो वो हम उस प्रेमिस पे चलते हैं। लोग क्या करते हैं कि 1-2 महीने दवाई खाई, बिल्कुल ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, दवाई छोड़ देते हैं। तो जब वो अगला अटैक होगा तो बीमारी ज़्यादा सख्त होगी, ज़्यादा मुश्किल होगी, और वो जो पिछली दवाई है वो आमतौर पे फिर असर नहीं करती। तो फिर हमारे पास दवाइयाँ और कम होनी शुरू हो जाती। वो लोग जो दवाई पूरी खाते हैं और रेगुलर खाते हैं और वो पूरा अपना कोर्स करते हैं, तो उनकी दवाई छूट भी जाती है, वो नॉर्मल भी हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह से गुजार पाते हैं जिस तरह कोई एक आम इंसान गुजार पाएगा। उससे अगला सवाल जो बहुत बड़ी मिथ है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, वो ये होता है कि नफ्सियात के डॉक्टर तो खुद पागल हैं। जायज़ बात है, बिल्कुल एक कमेंट हो सकता है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के अपने सवालात हैं और हमारी ओपिनियंस मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो उसका जवाब ये है कि साइंसी तौर पे देखा गया है कि डॉक्टर्स जो नफ्सियाती मरीज़ देखते हैं, वो कभी कभार ज़हनी दबाव, क्योंकि बहुत सारे वो इस तरह के मरीज़ देखते हैं, उससे कभी कभार थोड़ा बहुत दबाव का शिकार हो सकते हैं। उनमें बीमारियां नहीं आती। बीमारियों की रेशो साइकियाट्रिस्ट में उतनी ही है जितनी आम इंसान में है, बिल्कुल उतनी है। अब फिर आप मुझे एक एग्जांपल देंगे कि वो जो अभी डॉक्टर साहब ने खुदकुशी की और अपनी बेटी को मार दिया, उसकी बहुत सारी और मुहर्रिकात हैं, और वो किसी और दिन की एक बाकायदा डिस्कशन है जिसमें मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ कि वो भी उतने ही इंसान हैं जितने हम इंसान हैं, और अगर उनको डिप्रेशन हुआ तो उसमें उन्होंने क्या करने की कोशिश की, वो हम एक अलग डिस्कशन में जाएंगे।
हम सबसे पहले इंसान हैं, और मेरे दिमाग के अंदर मैं हो सकता है कल सुबह उठूँ और मेरे दिमाग के अंदर केमिकल चेंजेस इस तरह की आ गई हों कि मुझे डिप्रेशन हो जाए। ये उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी आपके साथ है या किसी चौथे घर में किसी और बंदे के साथ हो सकती है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई वजह नहीं है। ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि हो जाती हैं। हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम डिप्रेशन का इलाज नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या है। उसका नुकसान है प्रोडक्टिविटी इंसान की तबाह हो जाती है, इंसान की लोगों के साथ रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं, इंसान खुदकुशी की तरफ माइल हो जाता है। कई लोग इसमें खुदकुशी कर भी लेते हैं, और बल्कि हर 40 सेकंड के बाद कोई ना कोई इंसान इस दुनिया में खुदकुशी कर रहा है जो कि कंप्लीट हो रही है। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को अंडरस्टैंड करना कि अगर हम अपने किसी आसपास के बंदे इंसान के अंदर, आसपास के रिश्तेदारों में ऐसे इंसान को देखें जो कि इस मर्ज़ का लाहक है, इस मर्ज़ का शिकार है, उसको ये मर्ज़ लाहक है, तो आप उसको बजाय वज़ाइफ पढ़ाने के और उसको हिम्मत दिलाने के और उसे कहने के कि अच्छा खाओ और अंडे खाओ और जर्दी खाओ और वो खाओ और ये खाओ, उससे बेहतर है कि आप उनको किसी मुआलिज की तरफ रेफ़र कर दें। अब इस सिलसिले में एक और लोगों की बहुत बड़ी मिथ है। वो ये कहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट तो सिर्फ पैसे बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो जनाब सरकार, ये हाँ ठीक है, हम प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन ये अस्पताल जहाँ पे इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये गुलाब देवी अस्पताल है जहाँ पे हम 1 रुपया भी नहीं चार्ज करते। और आप बेशक आके देख लीजिए, यहाँ पे हर वक्त मरीज़ दाखिल रहते हैं। हम आउटडोर भी करते हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो हमें तो कोई शौक़ नहीं है कि यहाँ पे पैसे कमाने का, और हम कोई पैसे कमा भी नहीं रहे। आपको ये समझना है, और जिस दिन हम सब ये समझ लें कि ज़हनी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी जिस्मानी सेहत है, क्योंकि ज़हनी सेहत अगर नहीं होगी तो इंसान एक ज़िंदा लाश की तरह होगा, तो फिर हम सब के लिए ये बात आसान हो जाएगी कि इसका भी इलाज इतना ही ज़रूरी है जितनी किसी को अगर दिल और गुर्दे की बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए। अब आखिरी सवाल जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के मिथ्स हैं डिप्रेशन के मुतालिक, वो ये है कि जो डिप्रेस्ड आदमी होता है वो सारी ज़िंदगी डिप्रेस्ड रहता है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अगर वो इलाज कराता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकता है। ना ही उसके किसी सेक्सुअल डिज़ायर पे नुकसान होता है, ना ही उसकी वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे नुकसान होता है। एक और सवाल बहुत सारे लोगों का ये है कि जो ये दवाइयाँ हैं ये इंसान को बहुत मोटा कर देती हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इसका एक बड़ा आसान सा जवाब है, और वो ये है कि जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो 90% लोगों के भूख ख़त्म हो जाती है, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपका दिमाग में बेहतरी आनी शुरू होती है तो दिमाग की जो मेन सोर्स ऑफ जो मेन उसका जिस तरह से वो अपने वर्किंग करता है, तो जो उसको ईंधन है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकोज़ है। दिमाग का मेन ईंधन सिर्फ ग्लूकोज़ है। तो पूरे जिस्म की 20% ग्लूकोज़, दिमाग जिस्म का सिर्फ 5% हिस्सा है, बल्कि 3% हिस्सा है। तो लेकिन पूरे जिस्म की 20% ग्लूकोज़ दिमाग खाता है। तो जब दिमाग अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो मीठे की तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है। तो फिर उसमें कुछ लोग, हम उनको मना भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर डिज़ायर होती है तो वो मीठा खाते हैं, और क्योंकि वो सारा रेस्ट करते हैं और बेहतर हो रहे होते हैं, तो एक तो पहले वो जो वज़न उन्होंने गिराया होता है वो वापस आता है, फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने मीठा ज़्यादा खाया होता है तो उनका वज़न बढ़ जाता है। सो अगर आप उसे अपने डॉक्टर के साथ, अपने मुआलिज के साथ बैठ के ये चीज़ें पहले डिस्कस कर लेंगे और वो आपको बता देगा कि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी और आप ये कर सकते हैं और इतनी मिकदार में कर सकते हैं, तो आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हम सुला देते हैं? बिल्कुल भी हम नहीं सुलाते। हाँ, अगर कोई मरीज़ बिल्कुल नहीं सोया तो उसको हम नींद की दवाई ज़रूर देंगे, लेकिन अगर मरीज़ नॉर्मल सोता है तो हम कभी भी ऐसी दवाइयाँ नहीं देते जिसमें नींद ज़्यादा हो, बल्कि हम इंसान को एक्टिव करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं।